हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीडीएस ऑन इनकम टैक्स। टीडीएस दो जगह पे काटा जाता है। अगर आप डीडीओ हैं, इनकम टैक्स पे भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और जीएसटी पे भी। जीएसटी पे कैसे टीडीएस काटते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताने की कोशिश करी थी। आज स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आप डीडीओ हैं और तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली कैसे टीडीएस काटना पड़ेगा। देखिए, सरकार चलाने के लिए सरकार को ज़रूरत पड़ती है पैसों की। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये सरकार को पैसे आते हैं टैक्स से। अभी टैक्स कितने प्रकार का होता है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दूं तो इनकम टैक्स सबसे बढ़िया एग्जांपल है, और इनडायरेक्ट टैक्स का मैं एग्जांपल दूं तो जीएसटी है। 2017 से पहले इसको ये सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स बोलते थे, बट 2017 के बाद इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स को, ये जितने भी थे, इनको जीएसटी बोलते हैं। देखिए, सरकार जो टैक्स कलेक्ट कर रही है इनकम टैक्स से, जो मेन सोर्स है, एक तो इनकम टैक्स है, दूसरा है जीएसटी। बट क्या जो इनकम टैक्स जिससे ड्यू था उसने जमा कराया, और क्या जिससे जीएसटी कटना था उसने जमा कराया कि नहीं कराया, ये ट्रैक करने के लिए एक सरकार ने तीसरा मैकेनिज्म शुरू किया है। ये जो मैकेनिज्म है ये है टीडीएस। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये व्हाट इज टीडीएस, इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीन्स टैक्स, टी से बनता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये वो एक मैकेनिज्म है जिसमें ये बताया गया है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है कंसर्न जो भी पेमेंट कर रहा है, कि अगर आप स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, जब भी स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा पेमेंट हो रही है तो वो कंसर्न जो है वो उसमें से टीडीएस काट के ही उसकी कम पेमेंट करें, ताकि और जो टीडीएस काटा है वो सरकार के खजाने में जमा हो जाए, ताकि सरकार को ये उसको ट्रैक करना आसान रहे। और दूसरा क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सरकार को टाइमली उसका जो रेवेन्यू सरकारी खजाने में जमा होता रहे। और तीसरा जो मेन इसका मैकेनिज्म ये था कि टूल, एक कलेक्शन टैक्स की चोरी रोकने के लिए सरकार के पास एक टूल बन जाए। तो ये टैक्स डिडक्टेड सोर्स मीन्स टैक्स, जिस किसी की भी आप स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं उसमें से आप कुछ पोर्शन जो है वो उसका काट के ही पेमेंट करेंगे, ताकि सरकार के पास एक मैकेनिज्म बन जाए, ताकि सरकार को उस पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करना आसान या ट्रैक करना आसान रह सके। देखिए, टीडीएस डिडक्टेड बाय सोर्स, कहाँ कहाँ टीडीएस कटेगा? अगर आप डीडीओ हैं तो आप काटेंगे इनकम टैक्स से, और दूसरा टीडीएस काटेंगे जीएसटी से। ये दोनों ही काटने पड़ेंगे। ऐसा नहीं, ऑप्शनल नहीं है कि आप इनकम टैक्स के तहत काट दिए तो जीएसटी पे नहीं कटेंगे। ये अगर जहाँ जीएसटी की पेमेंट हो रही है वहाँ पे जीएसटी से काटेंगे, अगर उसमें इनकम टैक्स इन्वॉल्व है तो आप इनकम टैक्स पे भी टीडीएस काटेंगे। कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे के ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे आप जो है वो टीडीएस काटिएगा। देखिए, टीडीएस जो कटता है वो इनकम टैक्स की, अगर मैं छोटी छोटी सेक्शन बताऊं तो 192 के तहत सैलरी जब आप पेमेंट कर रहे हैं तब होगा। 194A बताता है जब भी सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है तो उसमें भी काटा जाएगा। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी, कमीशन ब्रोकरेज में, ये सारे 194 में ही आते हैं। सिर्फ सैलरी आती है 192 सेक्शन में। रॉयल्टी, बिलिंग ऑफ लॉटरी, इसमें जो वो टीडीएस काटा जाएगा। बट बीइंग ए डीडीओ सिर्फ आप टैक्स काटेंगे सैलरी पे और दूसरा काटेंगे पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर पे। कब काटा जाएगा और किसके द्वारा काटा जाएगा, कैसे जमा होगा? तो इसमें बताया गया कि जो आदमी पेमेंट कर रहा है, मीन्स बीइंग सरकारी ऑप्शन में डीडीओ पेमेंट करता है, तो जो डीडीओ है, अगर स्पेसिफाइड लिमिट भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्पेसिफाइड लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस काटना मैंडेटरी है। और ये जो टीडीएस काटा, ये सरकारी खजाने में जमा कराना भी जरूरी है। इसमें यह बताया गया है कि जब आप एज ए डीडीओ पेमेंट कर रहे हैं तब तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, बट आप घर की पेमेंट कोई कर रहे हैं तब आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। मींस जब आप बट नो टीडीएस हैज़ टू बी डिडक्टेड इफ पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज़ एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये अब मैं बात करूँगा डीडीओ की। अगर आप डीडीओ हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत कैसे आपने कौन कौन सी सेक्शन में टीडीएस काटिएगा। देखिए, एक सेक्शन याद रख लीजिए, 192 ये किसके लिए? सैलरी के लिए है, और 194 किसके लिए है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 192
मीन्स टीडीएस ऑन सैलरी। इसमें बताया गया है कि जब भी आप डीडीओ हैं या एम्प्लॉयर हैं तो आप क्या करेंगे कि उसको सैलरी देंगे। तो सैलरी की पेमेंट करने से पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि क्या उसकी सैलरी टैक्सेबल है, और टैक्सेबल अगर है तो उसके बाद क्या है, उसने एग्जम्पशन लेने के बाद भी टैक्स बन रहा है। यस, अगर उसका टैक्स बन रहा है तो जो टैक्स है उसको टीडीएस के रूप में वो इंडिविजुअल ना जमा करा के वो कौन जमा कराएगा, वो कराएगा डीडीओ। और ये कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी टैक्स बनता है उसको डिवाइड कर लीजिए 12 मंथ से। मींस अगर सपोज करो 60,000 अगर टैक्स बन रहा है किसी एम्प्लॉय का, तो उसको डिवाइड करिए 12 से, मींस बन गया 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ जब भी आप उसका बिल काटेंगे, सैलरी पे बिल बनाएंगे, तो उसकी सैलरी में से 5,000 रुपया जमा आप काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराएंगे चालान के थ्रू, और बाकी जो उसकी सैलरी है उसमें से 5,000 रुपया जो वो कम उसको इंडिविजुअल को या एम्प्लॉय को मिलेगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि जब भी आपने टीडीएस काटना है तो आपका भी अपने पास टैन नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास टैन नंबर नहीं है तो आप टीडीएस नहीं काट सकते, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि जब आपने टीडीएस काट लिया तो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, मीन्स अगले महीने तक की जो 7 तारीख है तब तक आपको वो पैसा जमा कराना पड़ेगा। सपोज करो डीडीओ ने टीडीएस तो काट लिया और उसको जमा नहीं करा रहे हैं, तो ये जो जिस डीडीओ ने ये टैक्स टीडीएस काटा है उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और सरकार जो वो पेनल्टी भी लगाएगी उस डीडीओ को और इंटरेस्ट भी लेगी जितना डिले आप उसको जमा कराते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल सा तरीका है। पहले आप देखिए कि हर एम्प्लॉय की अलग अलग सैलरी बनाइए, प्रपोज सैलरी की अगले साल में कितनी सैलरी उसकी बनेगी। फिर कैलकुलेट करिए कि क्या उस पर इनकम टैक्स एग्जम्पशन डिडक्शन लगा के कितनी बनती है। टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास। जो आपके पास टैक्स आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से, 12 मीन्स 12 मंथ से। फिर जो एक रिजल्टेंट फिगर है, सपोज करो मैंने एग्जांपल दी 60,000 बन रहा है टैक्स, उसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, बन गया 5,000। तो 5,000 पर मंथ आप उसके पे बिल से काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराते रहेंगे। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो कि 60,000 टैक्स बन रहे हैं और मैंने कई डीडीओ देखे और कई एम्प्लॉय देखे जो पूरा ना कटा के कम कटाते हैं। सपोज करो अगर 60,000 टैक्स है तो वो 5,000 पर मंथ ना कटा के 1,000 रुपया कटा रहे हैं। 1,000 रुपये अभी कटा दिया, बोलते जी लास्ट में हम जो लास्ट एक सैलरी पूरी हम जमा करा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और जो डीडीओ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर सपोज करो ऐसा रहता है कि 5,000 की बजाय 1,000 रुपया हर महीने कटवा रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडीओ की बन जाती है, और जितना डिले उसने किया, मीन्स जो टाइमली नहीं कराया, तो वो उसका इंटरेस्ट जो है वो डीडीओ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वो देगा। कैसे जमा कराना, तो उसको देखिए, अगर आज की डेट में ऑनलाइन पेमेंट हो रही है तो जिस टाइम पे बिल बन रहे हैं उसी टाइम कट जाना चाहिए। बट इसमें रूल में बताया गया है कि ज़्यादा ही अगर डिले होता है तो नेक्स्ट मंथ जिस महीने आपने टैक्स काटा उसके अगले 7 तारीख तक, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना मैंडेटरी है। कौन सा चालान, तो चालान नंबर 281 के तहत जो वो टीडीएस जो वो जमा कराया जाता है। क्वार्टरली रिटर्न, ये भी बताया गया है कि अगर जितना भी आपने टैक्स काटा है उसकी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये जाएगी 24 क्यू पे। और जब भी आपने रिटर्न फाइल करनी तो 2 चीज़ें जरूर रखिए कि आपको उस रिटर्न में टैन नंबर भी लिखना पड़ेगा और अपना डिपार्टमेंट का पैन नंबर भी लिखना पड़ेगा। ये कुछ डेट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि देखिए हर जितनी भी पेमेंट है विद इन 7 डेज जो वो चली जानी चाहिए। सिर्फ मार्च महीने में 1 महीने का टाइम इन्होंने दे रखा है। और जो रिटर्न है, जिस क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, पहले क्वार्टर है 30 जून तक, तो ये जाएगी नेक्स्ट मंथ, मींस 1 महीने का टाइम है, जुलाई तक जा सकती है, सितंबर की अक्टूबर में भर सकते हैं, और दिसंबर की जनवरी में, और मार्च की मई में। तो ये डेट्स हैं, इन्हें भी आप कहीं इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें ताकि आप टाइमली जो है वो रिटर्न फाइल कर सकें। अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तब भी इसमें क्या है, पेनल्टी है, और ये पेनल्टी 10,000 तक जो है वो डीडीओ के ऊपर लग सकती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर डीडीओ, मींस अगर डीडीओ के हिसाब से मैं आपको एक यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ कि पहले आप हर एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम को मद्देनजर रखते हुए उसका टैक्स कैलकुलेट कर लिए, हर एम्प्लॉय का इंडिविजुअल। उसमें देखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए क्या वो टैक्स बन रहा है। यस, अगर बन रहा है तो उसको हर महीने के बिल से आप उतना काट करना इंश्योर करें। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करिए 24 क्यू पे हर क्वार्टर पे, और जो एक शेड्यूल डेट है जो मैंने पीछे बताई आपको।
और टीडीएस अगर आपने काटा है तो इंश्योर करो कि सेम डे जमा हो जाए, अगर नहीं है तो मैक्सिमम जो है वो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। और जो अगर आप इसको जमा नहीं कराते हैं तो ये जो पेनल्टी है या इंटरेस्ट है ये डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और उन्हीं की सैलरी से काटा जाएगा। और इसके बाद जो जिस इंडिविजुअल का आपने या जिस एम्प्लॉई का आपने टैक्स काटा उसका भी राइट है कि आप उसको रिटर्न फाइल करने के लिए उसको इनकम टैक्स रिटर्न या टीडीएस फॉर्म या सर्टिफिकेट उसको जारी करें, और ये फॉर्म जाता है फॉर्म नंबर 16 पे। अब ये तो थी सैलरी की बात। अब मैं आ रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है मैक्सिमम डीडीओ इस चीज़ पे थोड़ी सी कमी हम लोगों में रह जाती है। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब भी कोई आप पेमेंट करते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो सेक्शन 194C है, तो इसमें बताया गया है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पेमेंट करते हैं तो अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है तो ये जितने भी हैं यहाँ पे बताए हुए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, कंपनी, ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट में भी हैं या बोर्ड कॉर्पोरेशन यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप जो है वो उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उस पर टीडीएस काटना इंश्योर करें। इसमें वर्क की बात है, इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि सेक्शन 194C states that any person responsible for payment any sum to the resident contractor for carrying out the work including the supply of labor in pursuance of the contract between the contractor and the following मीन्स इनके साथ, तो इसमें जो वो टीडीएस काटा जाएगा। अब यहाँ वर्क क्या है, स्पेसिफाई वर्क क्या है? वर्क का मतलब ये है कि जो भी सिविल वर्क है और उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी वर्क में इंक्लूड किया गया है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरीज की कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस पर भी मीन्स अगर आप कोई मान लो सामान ढुलाने के लिए किसी ट्रक वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे भी टीडीएस कटना पड़ेगा। कैटरिंग मीन्स आपने सपोज करें आप पुलिस डिपार्टमेंट में और आपने कुक हायर किए हुए हैं तो या आप कोई आप सोसाइटी चला रहे हैं और वहाँ पे खाना बनाने के लिए आपने किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर रखा है तब भी आपको काटना पड़ेगा टीडीएस। अगर आपने अपने डिपार्टमेंट के लिए टैक्सी हायर कर रखी है तब भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपने अपने डिपार्टमेंट में नाइलेट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन या किसी भी मोड से अगर आपने मैन पावर हायर कर रखी है, एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं तब भी आपको जब वो टीडीएस काटना पड़ेगा जब भी आप इनकी पेमेंट करते हैं। देखिए कब काटना, तो ये काटने की लिमिट है कि जैसे जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं और उसकी पेमेंट 30,000 से ज़्यादा है, एक बार मैं फिर इसको चेक करिए कि इफ़ अमाउंट पेड और क्रेडिट इन ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड ₹30,000 से ज़्यादा है और व्हेन एग्रीगेट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1 लाख, एक साल में अगर ये 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं तब आपको टीडीएस जो वो काटना पड़ेगा। किस रेट में काटना? देखिए अगर ये जिसके साथ आपने कॉन्टैक्ट कर रखा है अगर वो इंडिविजुअल है या हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तब काटेंगे 1%, अगर वो फर्म है या कंपनी है तब काटेंगे आप 2%। अगर ये ट्रांसपोर्टर है मीन्स सपोज करो कि आप फूड एंड सिविल सप्लाई में और कॉन्टैक्ट कर रखा है आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि आप सामान ढोएंगे, तब उस स्थिति में ट्रांसपोर्टर के साथ जो है वो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर इसमें एक स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है अंडर सेक्शन 206AA कि अगर कोई जिसके साथ कॉन्टैक्ट कर रखा है कॉन्ट्रैक्टर आपको अगर पैन नंबर नहीं देता है तो आपको उसके रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसके जो भी बिल देगा उसमें से 20% जो है वो टीडीएस काट के उसकी पेमेंट कर दीजिए और ये जो 20% आपने काटा है ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। अब बीइंग ए डीडीओ आपको मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे इंश्योर एक स्क्रीनशॉट करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए आपके पास जब भी आप टीडीएस काटते हैं तो आपके पास यू शुड हैव 10 नंबर हो। दूसरा आप देखिए कि क्या आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट है 30,000 या एक साल में 1 लाख से ज़्यादा बन रही है। अगर हाँ तो इसमें से आप टीडीएस काटेंगे कितना, 1%। मैंने बताया कि अगर इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई जिसके साथ कॉन्टैक्ट किया है तो 1%, अगर फर्म है, कंपनी है या कोई और है तो उसके 2%, अगर उसने पैन नंबर नहीं दिया है तो 20%। जैसे ही आपने ये टीडीएस काटा तो चालान नंबर 281 के तहत जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दीजिए। फिर आपको क्वार्टरली रिटर्न जो वो भरनी पड़ेगी और जो
आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी, उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इंडिविजुअल को, कॉन्ट्रैक्टर को, वो जाएगा 16A में। अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न नील भी है तब भी आपको टीडीएस में इनकम टैक्स में रिटर्न भरनी पड़ेगी, चाहे नील ही है तो नील रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आपने पैसा जमा टाइमली नहीं कराया या किसी का टीडीएस काटना था और आपने टीडीएस नहीं काटा या कम काटा, तो जितना कम काटा या नहीं काटा तो उसका इंटरेस्ट जो है वो डीडीओ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वो चार्ज करेगा। मैंने कई डीडीओ देखे हैं जिन्होंने कम टीडीएस काटा है और उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी पर्सनल अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोट्स देते हुए उनसे रिकवरी की है। जब भी आपने टीडीएस काट लिया तो इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप जिसका भी आपने कॉन्ट्रैक्टर से टीडीएस काटा है उसको विदिन 5 डेज जो अब आपने उसको ये टीडीएस फॉर्म जो वो इशू करना है। नेक्स्ट, अगर आप डिले करते हैं तो टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने में, क्योंकि देखो टीडीएस जिसका कटा है कॉन्ट्रैक्टर का उसने भी उसको क्लेम करना है, क्रेडिट लेना है, तो वो इस हिज राइट टू ऑब्टेन टीडीएस सर्टिफिकेट फ्रॉम द पेयर, मीन्स पेयर यहाँ पे आप हैं, क्योंकि अदरवाइज उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसमें 1 दिन का 100 रुपये पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A2G के तहत जो वो रखी गई है। मींस अगर आपने उसको टीडीएस सर्टिफिकेट विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड इशू नहीं किया तो 1 दिन डिले के लिए 100 रुपया, मैक्सिमम 10,000 जो है वो आपको इसमें टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने में डिले का पेनल्टी लग सकती है। मैं यहाँ पे एक अब आप समझ गए कि टीडीएस जीएसटी पे भी कटेगा, इनकम टैक्स पे भी कटेगा। पिछली वीडियो में जीएसटी पे बताया, इस वीडियो में मैंने इनकम टैक्स पे बताया। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई मान लो नाइलेट कंपनी के साथ आपने आउटसोर्स करने के कर्मचारी आउटसोर्स करने की आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, मैन पावर उसने दे रखी है और वो आपको मान लो एक बिल देते हैं। ये किसी डिपार्टमेंट का मैंने बिल लिया है और ये बिल है, देखिए 17,25,767 रुपये का जीएसटी भी इन्होंने चार्ज किया 18% हमारे से। तो इस पर कैसे हम टीडीएस काटेंगे और किस किस चीज़ का टीडीएस काटेंगे वो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए इस चीज़ को एक बार फिर देख लीजिए। इन्होंने जो नाइलेट वालों ने 3 महीने की सैलरी थी और बिल दिया था मेरे को 17,25,767 रुपये का। अब क्या मैं इनको 17,25,767 रुपये की पेमेंट करूँगा या कम करूँगा? तो ये देखिए सैलरी बिल 3 महीने का था 14,62,515। इस पर इन्होंने जीएसटी लिया है, देखिए जीएसटी लिया हुआ इन्होंने 18%, तो ये बन गया 2,63,252 रुपये। तो टोटल जो बिल था ये था 17,25,767 रुपये। तो हम ये जो नाइलेट कंपनी है इनको हम सीधा 17,25,767 की पेमेंट ना करके हम पहले टीडीएस काटेंगे, किसका? जीएसटी का, क्योंकि इन्होंने जीएसटी हमारे से क्लेम की है। ये देखिए जीएसटी ले रहे हैं ना हमारे से, तो हम इसकी जीएसटी जो इन्होंने काटी है तो जीएसटी का 2% हम यहाँ पे काट लेंगे। तो ये जो जीएसटी कटती है ये 17,25,767 की ना कट के जो इनका सैलरी का बिल है एक्सक्लूडिंग जीएसटी उस पर हम 2% काटेंगे। मीन्स 14,62,515 का 2% लेंगे, ये बन जाता है 29,250। ये तो हो गया जीएसटी का टीडीएस। अब दूसरा टीडीएस कटता है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, तो इनका जो टैक्सेबल अमाउंट है ये बनता है 14,62,515। तो 14,62,515 का भी 2% हम लेंगे तो ये बन रहा है 29,250। तो मीन्स टेक्निकली देखा जाए तो ये जो बिल था इससे 2% हमने काटी टीडीएस काटा जीएसटी का और 2% काटा हमने इनकम टैक्स का। टेक्निकली 4% जो है वो हम टीडीएस काट के इनको जो पेमेंट करेंगे लास्ट में वो करेंगे 16,67,267 रुपये, ना कि 17,25,767 रुपये। अगर मैंने आपको बता दिया कि इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडीओ की है, अगर वो टाइमली जमा ना कराएं, कम कराएं या ना कराएं, और अगर इनकम टैक्स रिटर्न ना भरे या फिर अगर नील भी है तब भी आपको नील रिटर्न भरनी पड़ेगी, और अगर आप उसको जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं इशू करते हैं तब भी आपके लिए पेनल्टी है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, मुझे लगता है कि अगर आप इस मेरी वीडियो को देख लेंगे तो भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। मेरा आपसे लास्ट में एक बार बार अनुरोध जरूर रहता है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे। बेल आइकन साथ में रहता है, वहाँ पे ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपके मेरी हर नोटिफिकेशन पहुँचती रहे।
साथ में लाइक और लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए, इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। शेयर, अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं कोशिश करता हूँ हर जितने भी आपके कमेंट हैं उनका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये एक माध्यम रहता है मुझे आपके साथ जोड़े रखने में और मुझे आगे नई वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर लिखिए, या जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना सकूं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।